CLAT aspirants, I hope your CLAT preparations are going on well. Now, when we talk about CLAT preparations, the one topic that comes to our mind, which is the most important topic and kind of a tricky one, is the Constitution of India. Now, Constitution पढ़ना, उसको समझना, उसको याद करना हमारे लिए इतना टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बेसिक ट्रिक्स हमको नहीं पता होते हैं. Let's try to understand about something basic about the Constitution, which hopefully will make it easier for you to memorize the articles, the schedules, and everything about the Constitution. Hello everyone, I'm Antara from Career Launcher, and let's learn all about Constitution. Now, सबसे पहले जब Constitution की बात करते हैं तो दो डेट्स हैं जो हमको याद होनी जरूरी है. फर्स्ट इज 26th of November 1949, जिस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था. अडॉप्ट करने का मतलब क्या होता है? उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था. एंड द सेकेंड डेट इज 26th January 1950. अब 26th January 1950 क्या है? रिपब्लिक डे है. रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं हम? हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस डेट पे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था. मतलब 26 नवंबर 1949 को वो रेडी हो चुका था, पर एनफोर्स किया, उसको फोर्स में लेकर के आए, उसने काम करना चालू किया 26 जनवरी 1950 को. अब ये डिफरेंस क्यों आया अडॉप्ट होने और एनफोर्स होने में? हमको 26 नवंबर को ही अडॉप्ट कर लिया था तो हमको एनफोर्स भी कर लेना चाहिए था. तो इसका स्टोरी जाता है थोड़ा पीछे. जब 26 जनवरी 1929 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज का मांग किया था. दे डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज. वी वांट एन इंडिपेंडेंट इंडिया. हमको ब्रिटिशर्स से पूरी तरह से फ्रीडम चाहिए. अब वो एक इंपॉर्टेंट डेट था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए, हमारे कंट्री के लिए, और इसीलिए हमने इस डेट को चुना टू बी आवर रिपब्लिक डे. अब अगर आप देखो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 हिस्से में डिवाइड किया है. आर्टिकल्स है, पार्ट्स है और शेड्यूल्स है. इन तीनों का मतलब क्या होता है? पार्ट्स बेसिकली होते हैं द डिफरेंट चैप्टर्स. जब हम कोई भी स्टोरी बुक पढ़ते हैं या कोई भी बुक पढ़ते हैं तो हमारे बुक्स जो है वो डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइडेड होते हैं. उन चैप्टर्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहता है पार्ट्स. उस चैप्टर के अंदर के डिफरेंट हिस्सों को हम कहते हैं आर्टिकल्स. एक पर्टिकुलर पार्ट में 5, 6, 10, 15 आर्टिकल्स हो सकते हैं, है ना. And schedules contain some extra information about the articles जो हमने आर्टिकल में मेंशन नहीं कर रखा है. इसका मतलब क्या है? If you go to the first article of the Indian Constitution, तो वो कहता है India, that is भारत, shall be a union of states. अब वो क्या बता रहा है कि इंडिया के दो नाम हैं, इंडिया और भारत, 2 ऑफिशियल नेम्स, और ये एक यूनियन होना चाहिए स्टेट्स का. अब स्टेट्स हमने बता दिया फर्स्ट आर्टिकल में, पर स्टेट्स कौन से हैं, यूनियन टेरिटरी कौन से, उनका लिस्ट तो हमने बताया नहीं. ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलता है फ्रॉम द शेड्यूल. द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. तो अब ये अलग से लिखने का जरूरत क्या था? इसको हमने आर्टिकल्स का ही पार्ट क्यों नहीं बना लिया? हम जहां पे लिख रहे हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, वहीं पे साथ में बना देते कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स, कितने स्टेट्स होंगे, कितनी यूनियन टेरिटरीज होंगी, क्या होंगी, वहीं पे लिख सकते थे ना. तो अलग से शेड्यूल क्यों बनाया? तो इसका कारण ये है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. जब बना था ओरिजिनली तभी भी लेंथीएस्ट था और आज भी लेंथीएस्ट है. ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था उस समय उसमें कुछ 1,45,000 वर्ड्स थे. अब अगर शेड्यूल के सारे इंफॉर्मेशन को भी आर्टिकल्स में डाल देते तो सोचो कितना ज्यादा लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता. सो इन ऑर्डर टू कीप इट अ बिट प्रिसाइज हमने शेड्यूल अलग से बनाया. अब एक बार देखते हैं कि कितने पार्ट्स, कितने शेड्यूल्स, कितने आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली थे और अब कितने. इफ यू कैन सी ऑन द बोर्ड मैंने लिख के रखा है, ओरिजिनली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तब हमारे पास 22 पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था. बेसिकली 22 चैप्टर्स में कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड था. उन 22 पार्ट्स में टोटल 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे. अभी करेंटली हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 25 पार्ट्स में डिवाइडेड है. 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं.
सो हमारे पार्ट्स, हमारे आर्टिकल्स, हमारे शेड्यूल सब बढ़े हैं। अब ये बढ़ते कैसे हैं? अमेंडमेंट के थ्रू। अब ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमको काफी लंबा समय लगा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड फॉर 2 years, 11 months and 18 days in order to prepare the whole constitution of India. And it took 6 months for Mr. Prem Bihari Narayan Rayzada to write the constitution in his own handwriting. इंग्लिश वर्जन को मिस्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है और वहीं हिंदी वर्जन को मिस्टर वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा है। नाउ आई होप दिस वाज अ न्यू इन्फॉर्मेशन फॉर यू। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो हमको बहुत मुश्किल हो जाता है ना आर्टिकल्स याद करना, पार्ट्स याद करना, शेड्यूल्स याद करना। तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देती हूँ इन ऑर्डर टू रिमेंबर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द 25 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन पार्ट्स को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अब ये स्टेटमेंट है क्या? देखो, इफ यू लुक एट द स्टेटमेंट आपको दिखेगा कुछ चीजें मैंने ब्लैक में लिख के रखी हैं। ये जो है डिफरेंट पार्ट्स के इनिशियल्स हैं। You can fly directly from US to UP to meet children of Shyam and Ram. Fruits taste sweet to eat, so only eat Maggie as tasty snack. अब ये जो particular statement है, this includes all the 25 parts of the Constitution of India. Now, this particular statement can look a bit long, lengthy for you to remember. तो अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को याद नहीं कर सकते हो तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं। सेकंड देखो, रीड फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्लीज। ये बेसिकली आपको 11th पार्ट से लेकर के 17th पार्ट को याद करने में हेल्प करेगा। और वहीं पे अगर आप नेक्स्ट देखो ली मैक्स, ये 17th पार्ट से लेके 22nd पार्ट तक को याद करने को आपको हेल्प करेगा। नाउ व्हेन आई से 22nd पार्ट तक को याद करने को हेल्प करेगा तो 23rd, 24th, 25th का क्या? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई भी अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो अमेंडमेंट किसी सीरियल नंबर के साथ ABCD अल्फाबेटिकली करते हैं, है ना। नाउ दिस वी ऑलरेडी नो। आर्टिकल भी हम ABCD करके करते हैं, 19 क्लॉज 1A, 19 क्लॉज 1B, है ना। वैसे ही पार्ट्स को भी हम डिवाइड करते हैं। इफ यू रिमेंबर, हमने ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का एक पार्ट है ना, दैट इज आर्टिकल 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद है क्या? पढ़ा है क्या? फर्स्ट पार्ट बात करता है अबाउट यूनियन, सेकेंड पार्ट बात करता है कैन, सी टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, देन फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ इज DPSP एंड 4A इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब जब भी कभी पार्ट्स में या आर्टिकल्स में आपको ABCD दिखे तो आपको पता है कि वो किसी ना किसी अमेंडमेंट से आया है। नाउ नंबर ऑफ द पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल 22, बट 3 मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से 3 पार्ट्स ऐड हुए हैं। एक पार्ट 4 में ऐड हुआ है, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर ऐड हुआ है पार्ट 9 में A और B। नाउ पार्ट 9A टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज एंड पार्ट 9B टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये 3 पार्ट्स मिलके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स को बढ़ा के करते हैं 25 पार्ट्स। इनको अगर आप इस प्रोसीजर से याद करते हो तो आपको सीरियली हर एक पार्ट याद हो जाएगा। वहीं पे अगर आप सेकेंड ट्रिक देखो, वी टॉक अबाउट द शेड्यूल्स। अब देयर आर 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स याद करना अगेन थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, अगेन सारे शेड्यूल के फर्स्ट इनिशियल को लेकर के वील ट्राई टू मेमोराइज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहाँ पे देखो, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, इसको आप कैसे याद रखोगे? T stands for Union and Territories, E stands for emoluments. Now emoluments का मतलब क्या होता है? Whatever salary can be given to the president, the judges of Supreme Court, High Court, everyone, वो होता है emoluments। A का मतलब होता है affirmations, oath and affirmations। कौन किसको ओथ देगा, किसको किस टाइम पे ओथ लेना होता है, ओथ में हमको क्या बोलना होता है, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन affirmations।
फिर फोर्थ है राज्यसभा, कितने सीट्स किस राज्यसभा को अलॉट होते हैं, क्या होता है, उनका सारा इंफॉर्मेशन आपको फोर्थ शेड्यूल में मिलेगा। फिफ्थ शेड्यूल इज अबाउट शेड्यूल्ड एरियाज। नाउ जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज हैं अपने कंट्री में, उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको फिफ्थ शेड्यूल देता है। सिक्स शेड्यूल बात करता है अबाउट अदर एरियाज, ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज के बारे में बात करता है। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन से हैं, ATMM। ATMM मतलब A stands for Assam, T for Tripura, M for Meghalaya and the other M is for Mizoram। So ये 4 स्टेट्स के बारे में आपको सिक्स शेड्यूल बताता है। सेवेंथ बात करता है अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ये बताता है कि जितने भी पावर्स हैं वो डिवाइड होते हैं स्टेट और यूनियन के बीच में। तो फेडरल स्ट्रक्चर हमको 3 लिस्ट देता है। एक है यूनियन लिस्ट, कौन से पावर्स सेंटर के पास होंगे, यूनियन के पास होंगे, वो बताता है। सेकेंड इज स्टेट लिस्ट, कौन से पावर्स स्टेट्स के पास होंगे, अपने पावर्स होंगे, अपने स्टेट के लिए स्टेट खुद डिसीजन ले सकता है। एंड द थर्ड इज कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ ऐसे पावर्स जो यूनियन और स्टेट दोनों के पास ही हैं, दोनों ही उस पे वर्क कर सकता है। एंड इन सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या किया जाएगा, यूनियन का बात माना जाएगा कि स्टेट का बात माना जाएगा, ये सारी चीजें हमको बताई जाती हैं इन द सेवेंथ शेड्यूल। फिर एथ शेड्यूल बात करता है अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस। नाउ हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर, डू यू नो, प्लीज कमेंट बिलो। अब जितने भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कौन से लैंग्वेज होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, आर्टिकल्स में हमको ये बता दिया है कि इंडिया के कुछ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, कितने हैं, कौन से है, वो कहाँ बताएगा, एथ शेड्यूल में बताएगा। नाइन्थ शेड्यूल टॉक्स अबाउट लैंड रिफॉर्म्स। 10th शेड्यूल टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉज। डिफेक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, वो कहाँ पे मेंशन्ड है, वो हमको दिया है 10th शेड्यूल में। 11th शेड्यूल टॉक्स अबाउट पंचायत्स एंड 12th शेड्यूल टॉक्स अबाउट म्यूनिसिपैलिटीज। सो अब डू यू find it easier to memorize the schedules from remembering the statement tears of old PM? आपने ये भी कहीं ना कहीं सुना होगा या पढ़ा होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के टाइम पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली took inspirations from different constitutions of different countries. Do you know what are the basic sources जहां से हमने inspirations लिए हैं? If you want a separate video on that, do let us know.